सो फ्रेंड्स, किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि हो सकता है उसी मटेरियल में प्रेजेंट हो या फिर हो सकता है उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हो। सो ये फैक्टर जो है उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल और ये है स्पॉन्टेनियस हीटिंग टॉपिक पे सेकेंड वीडियो। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग, मतलब कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर स्पॉन्टेनियस कंबंशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर बढ़ा देते हैं इसकी स्पीड और कौन से फैक्टर इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित करते हैं, बट इस वीडियो में हम कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन फैक्टर्स में पहला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ कोल। किसी भी कोल में ऑक्सीकरण की दर, मतलब कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन और अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन, रिलीज होने वाली हीट की जो मात्रा होती है वो कोल के सरफेस स्ट्रक्चर और उसके पोर्स स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। मतलब कि कोल के ऊपर में कितने ज़्यादा पोर्स स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे होल छिद्रनुमा स्ट्रक्चर हैं। मतलब कि किसी भी कोल में पोर्स स्ट्रक्चर और सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन की दर और अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन उतना ही अधिक होगा। ओके, तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ कोल जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित करती है। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे रैंक ऑफ कोल। तो जो हायर रैंक कोल होते हैं जैसे कि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट की तुलना में जो लोअर रैंक कोल होते हैं जैसे कि पीट और लिग्नाइट, ठीक है, तो जो लोअर रैंक कोल होते हैं पीट, लिग्नाइट, ऐसे कोल्स में मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वोलाटाइल कंटेंट मतलब वाष्पशील कंटेंट अधिक रिएक्टिव होते हैं, मतलब वे अधिक तेज़ी से वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे कोल जो कि लोअर रैंक कोल होते हैं तो उनमें जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांसेस हायर रैंक की तुलना में अधिक होता है। ओके, अगला फैक्टर है यहाँ पे वोलाटाइल कंटेंट। तो ऐसे कोल जिनमें वोलाटाइल कंटेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वे लो वोलाटाइल कंटेंट वाले कोल की तुलना में अधिक फास्टर ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन की जो रेट होती है, ऑक्सीडेशन की जो दर होती है वो अधिक तेज़ी से होती है। सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कोल जिनमें वोलाटाइल कंटेंट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वे स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए अधिक लायबल होंगे और उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग की दर जो है वो अधिक तेज़ी से होगी। अगला फैक्टर है यहाँ पे फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी मीन्स क्या होता है? भुरभुरापन। सो ऐसे कोल जो कि इजीली क्रश्ड हो जाते हैं मतलब इजीली पिसा जाते हैं और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे कोल जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए मोर लायबल होंगे। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसे कोल जो कि इजीली क्रश्ड हो जाते हैं और इजीली भुरभुरे हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ऐसे कोल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है, दर है, वो अधिक तेज़ी से होगी। ठीक है, अगला फैक्टर है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आयरन पायराइड। सो आयरन पायराइड जो होता है वो आयरन का एक ओर होता है जो कि कोल के स्ट्राटा में भी कभी कभी पाए जाते हैं। सो ऐसे कोल स्ट्राटा जहाँ पे आयरन पायराइड पाए जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन के कारण ये जो आयरन पायराइड है वो स्वेल होने लग जाता है, मतलब फूलने लग जाता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ इसमें फैलाव होता है और वहाँ पे कोल इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। मतलब ये जो आयरन पायराइड है वो फूलने लग जाते हैं तो वो फूलते फूलते कोल को भी डिसइंटीग्रेट कर देता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो बढ़ जाती है। सो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कोल स्ट्राटा जहाँ पे आयरन पायराइड पाए जाते हैं वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो अधिक तेज़ी से होगी और जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं वो उसके कंपैरिजन में कम होगी। ओके, अगला फैक्टर है यहाँ पे नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्राटा। एडजॉइनिंग स्ट्राटा कहने का तात्पर्य ये है कि कोल स्ट्राटा के आसपास को किस टाइप का स्ट्राटा है, जैसे कि सैंड है, सेल है, क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू सेल। ठीक है, तो यदि कोल स्ट्राटा के आसपास सेल के स्ट्राटा हैं तो सेल का यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू सैंड।
तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन के कारण जो हीट लिबरेट हो रही है वो इजीली डिसिपिएट नहीं हो पाएगी, मतलब कि इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। इसके कारण कोल का टेम्परेचर यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो भी बढ़ती जाएगी। और यदि यहाँ पे कोल जो है सैंड से ढका हुआ रहता है या फिर सैंड से कवर्ड रहता, तो यहाँ पे सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, जिसके कारण हीट इजीली डिसिपिएट हो जाता, मतलब फैल जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो यहाँ पे कोल का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो कम हो जाती। ओके, समझ पाए हैं? कहने का ये तात्पर्य है कि यदि कोल स्ट्राटा लो थर्मल कंडक्टिविटी वाले स्ट्राटा से घिरा हुआ है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो अधिक होगी। ओके, अगला फैक्टर है यहाँ पे डेप्थ ऑफ सीम की गहराई। सो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाता है, आपको पता होगा कि जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे डेप्थ बढ़ने के कारण जो ऊपर का लोड होता है, ओवरबर्डन का पूरा लोड होता है, स्टार्टर का लोड, वो भी पिलर पे बढ़ते जाता है, जिससे पिलर पे क्रशिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। और क्रशिंग इफेक्ट बढ़ने से धीरे धीरे कोल का जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ता जाता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर और लोड दोनों ही स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। अगला फैक्टर है यहाँ पे बैंड एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। बैंड एंड कंस्टिट्यूएंट्स कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे बैंड एंड कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स होता है कोल के बैंड्स। ओके, सो कोल को जब आप देखते हैं तो उसमें पतले पतले लेयर्स दिखाई देते हैं। सो कोल में जो है यहाँ पे 4 प्रकार के बैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें ड्यूरेन, फ्यूजन और विट्रेन और क्लेरेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोल के जो डल बैंड्स होते हैं ड्यूरेन और फ्यूजन की तुलना में जो ब्राइट्स बैंड्स होते हैं जैसे कि विट्रेन और क्लेरेन, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए मोर लायबल होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ब्राइट बैंड्स में स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो रेट है वो अधिक होती है एज कम्पेयर टू डल बैंड्स। ओके, अगला फैक्टर है यहाँ पे थिकनेस ऑफ कोल सीम। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कभी कोल सीम की थिकनेस बढ़ जाती है तो वहाँ पे नॉर्मल वर्किंग करना पॉसिबल नहीं होता। सो ऐसे केसेस में अपन को जो है लेवल्स में वर्किंग करना पड़ता है, जहाँ पे पूरी तरह से एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे सपोर्ट पर्पज़ के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कोल वहाँ पे वॉइड एरिया में छोड़ दिया जाता है। सो ऐसे कोल जो कि वॉइड एरिया में छोड़ दिए जाते हैं, उनमें धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आने से स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता रहता है, मतलब ऑक्सीडेशन होते रहता है, जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग की रेट को बढ़ा देते हैं। और ये जो कोल होते हैं वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए मोर लायबल होते हैं। सो यदि कोल सीम की थिकनेस अधिक है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग की रेट भी अधिक होगी, और यदि कोल सीम की थिकनेस नॉर्मल है या फिर कम है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग के जो चांसेस है वो कम होंगे। ओके, अगला फैक्टर है यहाँ पे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। तो जब कभी आप जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस का नाम सुनते होंगे, आपके माइंड में 2 ही चीज़ें आती होंगी, और वो है फॉल्ट और फॉल्ट्स। बट ऐसा नहीं है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉल्ट, फोल्ड्स, डाई, क्रैक्स, जॉइंट्स एट्सेट्रा। तो ऐसे कोल सीम स्ट्राटा जिसके आसपास या फिर जिसमें जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, फॉल्ट, फॉल्ट्स, क्रैक्स, जॉइंट्स एट्सेट्रा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कोल सीम में वर्किंग ना करके उस जगह पे कोल सीम को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, ताकि अपन उस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे जगहों पे छोड़े गए कोल सीम शुरू से ही एयर के कांटेक्ट में रहने से उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और उसमें धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की क्रिया होने लगती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया होने के साथ साथ उसमें हीट लिबरेशन का भी प्रोसेस होते रहता है, जिसके कारण कोल का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाता है। और जब कोल का टेम्परेचर अपने इग्निशन टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो वहाँ पे सेल्फ इग्निशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहा जाता है। सो यदि ओवरऑल बात करें तो ऐसे कोल सीम जिसमें या फिर जिसके नियर बाई में जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए अधिक लायबल होते हैं, और उनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांसेस अधिक होते हैं। साथ ही साथ ऐसे कोल स्ट्राटा जिसमें जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत कम पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते, तो उनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चांसेस कम होते हैं। ओके, सारे मेन फैक्टर्स हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित करते हैं। होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का ये जो टॉपिक है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स और
माइनिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।